तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम फिर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, अब होता है बैंक रेट। शुरू करते हैं बैंक रेट से। देखो, बैंक रेट क्या होता है? ठीक है, आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को लॉन्ग टर्म लोन देने के लिए जिस ब्याज दर का प्रयोग किया जाता है उसे हम बैंक रेट बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए क्या है, देखो, एक हमारे पास क्या है, बैंक है कोई। ठीक है, ठीक है, सेंट्रल बैंक बोलते हैं जिसे, आरबीआई है। ठीक है, इसे बैंकों का भी बैंक बोलते हैं। ठीक है, और एक हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं छोटे मोटे। ठीक है, जैसे पीएनबी बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, ठीक है, सिटी बैंक हो गया, ठीक है, या यूनियन बैंक हो गया। आपका जिस बैंक में अकाउंट हो कोई मतलब नहीं, चाहे एसबीआई बोल लीजिए। ठीक है, कोई बैंक है, इतने सारे बैंक है, लेकिन ये किस बैंक है? मेन बैंक जो है आरबीआई, इससे जुड़े हुए हैं सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो अभी देखो, आरबीआई लोन देती है इनको। ये जो बैंक है ये आरबीआई से लोन लेते हैं और लोगों को बांटते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई बैंक है, इसने आरबीआई से लोन लिया, लिया, पैसे लेकर लोगों को बांटा। ठीक है, और लोगों से इंटरेस्ट कमाया। ठीक है, फिर आरबीआई को वापस कर दिया। ठीक है, इसे बोलते हैं बैंकिंग सिस्टम। तो जो बैंक रेट होता है ना, ठीक है, ये वाणिज्यिक बैंक के जितने हैं, जैसे पीएनबी वगैरह है, ये जो आरबीआई से लोन लेती है जिस रेट पे, लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे मान लो 20 साल, 50 साल, 100 साल के लिए। ठीक है, तो जो ब्याज दर होता है उसको ही हम बैंक रेट बोलते हैं, ब्याज दर। ठीक है, अब समझ में आया आपको? ठीक है, बैंक रेट है। यहाँ पे बैंकों को सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती है। ठीक है, बैंक रेट एक का तो पुनः कटौती कटौती की दर है। ठीक है, के रूप में कार्य करता है। अब जैसे मान लो क्या होता है, बैंक रेट का प्रयोग कोई करता ही नहीं। अब बैंक लोग वही खोलते हैं जिनके पास पैसा होता है, और आरबीआई से उधार नहीं लेते। ठीक है, तो बैंक रेट क्या करती है, अब रेट आरबीआई तब यूज करती है जब किसी को कोई दंड देना हो। जैसे मान लीजिए कोई बैंक है। ठीक है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये है पीएनबी बैंक। ठीक है, इसने क्या किया कि लोगों के पैसे लिया, जो पीपल हैं उनसे इनका पैसा लिया, यहाँ पर जो डिपॉजिट कराया। ठीक है, और ये पैसा उद्योग, कोई उद्योगपति है, उसको उधार दे दिया। ठीक है, तो इसे यहाँ से 100 100 रुपये करके लोगों से लिया। ठीक है, और इसको उधार दे दिया। ठीक है, इसको 100 करोड़ मिल गया। अब इसने क्या किया, 1 महीने बाद 110 करोड़, 110 करोड़ बैंक को वापस कर दिया। अब इस जो बैंक को 10 करोड़ फायदा हुआ, 100 करोड़ तो इसके पास था नहीं, लोगों का पैसा था, तो 10 करोड़ इसका था। अब 10 करोड़ में क्या किया, इसने 2 करोड़ लोगों में बांट दिया कि चलो तुमने तुमने पैसा हमें दिया था, 2 करोड़ में तुम लोग ले लो। अरे, इसको बैंक को कितना फायदा हुआ, 8 करोड़ का। तो 8 करोड़ का इसका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इसी प्रॉफिट पे बैंक काम करती है। लेकिन अगर मान लो क्या हुआ, इसने कुछ धोखाधड़ी कर दिया, तब इसने आरबीआई जो है, आरबीआई, ये इसको रेगुलेट करती है बैंकों को। तो ये इस पे क्या कोई फाइन लगा देगी। तो फाइन बैंक, मतलब इसे कहा कि बैंक रेट का 2 गुना तुम पे फाइन लगेगा। तो बैंक रेट क्या होता है, वो रेट जो उस पर आरबीआई लोगों को, बैंकों को उधार देते, लोग को उधार नहीं देती। याद रखेगा, कोई व्यक्ति आरबीआई से लोन नहीं ले सकता, बैंक ही लेती हैं लोन। व्यक्ति को लेना होगा तो वो बैंक से लेगा लोन। ठीक है, तो मान लो जो बैंक रेट का 2 गुना लगाना, तो बैंक रेट जो रहेगा उसके 2 गुना लगा। तो जो ये है ना, बैंक रेट का प्रयोग कहाँ होता है, यहाँ बैंकों को पुनः कटौती के लिए या दंड देने के लिए किया जाता है। बैंक रेट के अंतर्गत आरबीआई प्रथम श्रेणी के वाणिज्यिक बैंक बिलों की पुनः कटौती करता है। ठीक है, बैंक बैंक अथवा वित्तीय संस्था की द्वारा गारंटी प्राप्त बिल होता है। ठीक है, बैंक रेट का प्रयोग कहाँ करते हैं, लॉन्ग टर्म लोन देने के लिए। यदि बैंक बैंक सीआरआर एसएलआर नहीं जमा करवाता है तो पेनाल्टी, देखो होता है ना, दंड देने के लिए आधार पर लगाती है, जैसे बैंक रेट प्लस 3%। ठीक है, बैंक रेट जितना, जैसे मान लो जितना बैंक रेट है उसका 3% बढ़ा लो। ठीक है, या +3% आपको लोन देना। अब सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है? सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर होता है स्टोटल लिक्विडिटी रेशियो होते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे इसको। महंगाई नियंत्रण करने में भी प्रयोग कर सकता है बैंक रेट का प्रयोग। ठीक है, कैसे होता है बात। अब देखो रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वो, देखो पहले एक बार पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। बैंक को अपने अपने दैनिक कामकाज 114 दिन के लिए, अर्थात शॉर्ट टर्म लोन लोन के लिए आरबीआई के पास सिक्योरिटी गिरवी रखकर जो ऋण मिलता है उसे ही, उसकी जो ब्याज होती है उसे रेपो बोलते हैं, रेपो दर बोलते हैं। ठीक है, या रेपो ब्याज बोलते हैं। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई बैंक है, उसको बहुत ज़रूरी है पैसे की। ठीक है, कुछ दिन के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, 1 2 दिन के लिए या 14 दिन के लिए, मैक्सिमम 14 दिन के लिए, एक से एक 14 दिन के लिए। तो शॉर्ट टर्म में आरबीआई से वो उधार लेती है। ठीक है, और उसके बदले क्या रखती है, कुछ अपने सिक्योरिटी वगैरह कुछ गिरवी रख देती है आरबीआई के पास, और बैंक आरबीआई से उधार लेती है शॉर्ट टर्म के लिए। तो
आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए मतलब कुछ दिन के लिए जिस बैंक दर पर लोन देती है उसे क्या बोलते हैं, रेपो रेट। ठीक है, ये हो गया रेपो रेट। ठीक है, मतलब आरबीआई को जो ब्याज मिलता है रेपो रेट, इसमें बैंक सिक्योरिटी जमा करवाते समय ही बोल देता है कि मैं इतने दिन बाद सिक्योरिटी वापस खरीद लूँगा। जैसे बैंक सिक्योरिटी के बदले 100 करोड़ ले रहा है, बाद में वही 108 करोड़ रुपये खरीद लेगा, तो जो 8 करोड़ है एक प्रकार से एक है रेपो रेट ही है। ठीक है, समझ गए। ये बैंक है, ये आरबीआई है, इसने अपना सिक्योरिटी इसको जमा किया, इसने पैसे दे दिए और फिर यही वापस हो जाएगा। अब आरआरआर और रेपो रेट में अंतर्गत धन का लेन देन। ठीक है, अब देखो आरआर क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, जो अपना सिक्योरिटी दी थी बैंक ने आरबीआई को, वो आरबीआई से वापस ले लेते हैं। जब आरबीआई को पैसे देते हैं, जैसे मान लो कि बैंक के पास 100 करोड़ है, लेकिन कोई उधार उसको ले नहीं रहा, तो इसे 100 करोड़ आरबीआई को दे दिया, तो आरबीआई के पास पैसा गया, आरबीआई उस पैसे को कुछ ब्याज दर दे देगा बैंकों को, तो इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, अब एलएएफ क्या होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, के अधीन जो है किया जाता है ये सब है। ठीक है, तरलता समायोजन सुविधा है सब। अब देखो रेपो रेट कम है तो क्या होगा, अगर रेपो रेट कम रहेगा तो बैंकों से आरबीआई से बैंकों का सस्ता लोन मिलेगा। सस्ता लोन मिलेगा तो लोग बैंक खूब लोन ले लेगी और लेके लोगों में बांट देंगी, तो लोगों में क्या हो जाएगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगा, इससे निवेश बढ़ेगा। ठीक है, जीडीपी बढ़ेगा। ठीक है, निवेश से पैसा शेयर खरीदने में लगाएंगे। ठीक है, फिर क्या होता है, सेंसेस बढ़ेगा, जिससे रुपए की मांग बढ़ जाएगी। रुपए की मांग बढ़ने से रुपए की अधिक जरूरत पड़ेगी, जिससे फिर निवेशक डॉलर के बदले रुपए प्राप्त करेंगे, इससे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में भुगतान में बढ़ेगा, क्या होता है, संतुलन की समस्या कम रहेगी। ठीक है, रेप रेट बढ़ने से क्या होता है, बैंकों को आरबीआई को लोन महंगा मिलेगा, जिससे लोगों को भी, अब देखो अभी क्या किया, रेपो रेट बढ़ा दिया तो वही चीज़ प्रोसेस उल्टा हो जाएगी। अब लोगों को बैंकों को लोन महंगा मिलेगा तो आरबीआई से लेंगे नहीं, तो लोगों को देंगे कम, जब देंगे कम तो लोगों को पास पैसा होगा नहीं, तो फिर क्या होगा, वही सेम चीज़, तरलता कम हो जाएगी, मुद्रास्फीति को नियंत्रण में ला सकते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जो मैं अभी बताया ना ऊपर, या रेपो रेट का उल्टा होता है। ठीक है, इसमें बैंक अपनी जमा पर ब्याज मिलता है। यदि यदि आरबीआई को लगता है कि बैंकों के पास बाजार में आपूर्ति के लिए अधिक नकदी या तरलता है, तो रिवर्स रेपो रेट से एब्जॉर्ब कर लेती है। अब रिवर्स रेपो रेट में क्या होती है, बैंकों से आरबीआई पैसा ले लेती है, उनके बदले उन्हें कुछ लोन दे देती है या कुछ मतलब कुछ ब्याज दे देती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आरबीआई सिक्योरिटी को पुनः खरीदने के बाद के आधार पर बैंकों से अतिरिक्त नकदी तरलता को जमा कर लेता है। ठीक है, देखो रेपो रेट में क्या था कि जो बैंक थे, रेपो रेट में क्या था, जो बैंक थे ये आरबीआई से उधार लेते थे, और रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, आरबीआई उधार लेती है बैंकों से। इस बात को याद रखेंगे, रिवर्स रेपो रेट कम हो तो क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट कम होता है तो लोग आरबीआई के पास कम धन, आरबीआई के पास कम जमा कराएंगे, जैसे बाजार में तरलता अधिक होगी। ठीक है, लोन सस्ता होगा, निवेश बढ़ेगा, यही उल्टा हो जाएगा तो सेम यही चीज़ हो जाएगा, जीडीपी कम होगा, निवेश कम होगा, सस्ता हो जाएगा, लोन महंगा हो जाएगा, कम लोग लेकर तरलता कम हो जाएगी। ठीक है, रिवर्स से पूछी हो तो क्या होता है, सेम वही होता है। ठीक है, पैसा ज़्यादा कमाएंगे तो तरलता कम हो जाएगी, उधर से पर नियंत्रण भी आ जाएगा। आरबीआई 100 करोड़ के बदले 107 करोड़ रुपये देगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, सी आर आर 2011 में आरआरआर और डबल आर से 100 बेसिक पॉइंट मतलब 1% कम कर देगी। वो सब कम करने का अलग नियम है। अब देखो आरआरआर 7% है तो -1% एसएलआर, आरआर 8% है, एमएसएफ 9% है, प्लस 1% होता है। वो भी समझ में आएगा जब एमएसआर पढ़ोगे तब, एमएसएफ कब आएगा ना। इसी को तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोलते हैं। ठीक है, क्यों इसमें क्या होता है, आरबीआई का होता है ओवरनाइट लैंडिंग करता है, एक दिन रात के लिए। सॉरी, इसमें आरबीआई का तो ओवरनाइट के लिए लैंडिंग करता है। ठीक है, जब आरबीआई को आपातकालीन स्थिति में समान स्थिति में एसएलआर वाली सिक्योरिटी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसमें देखो, इसमें क्या होता है कि एसएमएस में जो एसएलआर और सीआरआर रखी है उसके प्रयोग हम नहीं कर सकते। एसएलआर और सिक्योरिटी का अधिकतम 0.75% हम लोन के लिए प्रयोग कर सकते हैं, एमएसएफ कहलाता है। मंदी के समय का होता है, बैंकों को तरलता प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कम से कम 1 करोड़ सिर्फ अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और एलएएफ में क्या होता है, कम से कम 5 करोड़ तक होता है, सभी बैंक प्रयोग कर सकते हैं। और एसएमएफ क्या होता है, सीमांत अस्थायी सुविधा है,
ये सिर्फ कहता है सिर्फ अनुसूचित बैंकों को ही प्रयोग करने की ग्राहक होती है, ग्राहक के हितों की रक्षा करने के लिए ऐसा किया जाता है। एनबीएफसी भी रेपो रेट पर कर सकती है, वो लोन ले सकती है, ये कहने का मतलब है ये। ऋण लेने के लिए एसएलआर के अंतर्गत तरह के सिक्योरिटी का प्रयोग कर सकती है। जो वाणिज्यिक बैंकें होती हैं वो नहीं कर सकती, लेकिन अनुसूचित बैंकें कर सकती हैं, ये नहीं कर सकती हैं। ठीक है। एमएसएफ रेट को लागू करने के लक्ष्य कॉल मनी मार्केट की ब्याज दर पर नियंत्रण बनाए रखना है। ठीक है। अब बेस ईयर क्या होता है, बेस रेट क्या होता है, इसका 2010 में कर दीपक मेहता समिति ने कहा था बैंकों की स्वस्थ प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के लिए इसके अंतर्गत प्रत्येक वाणिज्यिक बैंकों को एक ब्याज दर की गणना करनी होती है जिस पर उन्हें कोई नुकसान न हो। आरबीआई के अनुसार कोई भी बैंक अपने कहता बीपीएलआर कहता बेंच मार्क प्राइम लैंडिंग रेट मतलब को बेस रेट की तुलना से नीचे नहीं रख सकता है। अब जो कहने का मतलब है, जैसे मान लो कि कुछ ऐसे ग्राहक हों जो बैंकों से बहुत लोन लेते हों और टाइमली चुका देते हों, तो उनके लिए क्या होता है ना, एक बेस रेट तय कर दी जाती है कि कोई भी वाणिज्यिक बैंक इस बेस रेट से नीचे किसी को लोन नहीं देगी, तो उसे बोलते हैं बेस बेस रेट। ठीक है। पीएलआर का होता क्या, पीएलआर या बीपीएलआर बोलते हैं, प्रधान ऋण दर। ठीक है। जिस बैंक दर पर बैंक अपने सबसे विश्वसनीय ग्राहक को जिसके संबंध में जोखिम शून्य हो ऋण देने के लिए तैयार तैयार रहता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रधान प्राइम लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं। ठीक है। लिक्विडिटी रेट बोलते हैं इसको। ठीक है। जिस ब्याज दर पर बैंक अपने सबसे विश्वसनीय ग्राहक को जिसके संबंध में जोखिम शून्य हो ऋण देने के लिए प्रयोग करता है उसे कहता है प्रधान ऋण दर कहते हैं। यह दर एक प्रकार के आधार के रूप में कार्य करता है जिसको ध्यान में रखकर अन्य उद्यमियों के लिए संबंध में कहते बैंक अपनी अपनी ब्याज दर का निर्धारण करता है। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद इसे लागू किया गया था। फिर टीजर रेट क्या होता है, टीजर रेट क्या होता है, बैंक द्वारा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए निम्न ब्याज दर भविष्य में बढ़ा दिया जाता है। ठीक है। इस प्रक्रिया को एआरएम कहते हैं, एडजस्टमेंट रेट मैकेनिज्म कहते हैं। जैसे आप इस देखो टीजर रेट समझने के लिए आप सभी से समझो क्रेडिट कार्ड, ये आपको लुभावने क्या करेंगे, बताएंगे कि अभी कोई ब्याज नहीं लगता ले लो, लेकिन जैसे ही एक समय लिमिट क्रॉस करोगे तो ब्याज 20%, 40%, यहाँ तक 75% तक ब्याज जोड़ देते हैं। ठीक है। ये टीजर रेट हो गया। फिर आरक्षित अनुपात क्या होता है, ठीक है, सीआरआर होता है, एसएलआर होता है। अब देखो क्या होता है, जैसे मान लो समझो कि बैंक है, बैंक के पास 100 करोड़ है, लोगों को पैसा जमा है। ठीक है। लोगों ने बैंक में 100 करोड़ जमा किया है। बैंक ने क्या किया, किसी को 100 करोड़, कोई उद्यमी है, उद्योगपति है, उसको उधार दे दिया। ठीक है। अब ये क्या हुआ, इसने कोई कंपनी लगाया, मान लो कि इसने लगाया कि हम टमाटर से केचप बेचेंगे। ठीक है। केचप बना के बेचेंगे, तो इसने क्या किया कि सारा पैसा लगा दिया मशीन वशीन में, टमाटर खरीद के खूब लेके आया, केचप बनाया, केचप बिका ही नहीं। अब इसका हो गया लॉस, 100 करोड़ पैसा डूब गया इसका। ठीक है। अब ये उद्यमी पैसा कहाँ से बैंक को लौटाएगा, नहीं लौटा पाएगा, ये तो दिवालिया हो गया। तो ये 100 करोड़ बैंक का पैसा थोड़ी था, वो तो लोगों के पैसे थे ना, बैंक में जमा थे। अब ये 100 करोड़ डूब गए। अब बैंक कहेगा भाई जब वो देगा तभी तो हम तुमको देंगे। जब उसका डूब गए, टमाटर खराब हो गए, सड़ गए, अब लॉस हो गया, उसके पास पैसे हैं नहीं, तो बैंक को कहाँ से देगा। और जब बैंक के पास पैसा है नहीं तो लोगों को कहाँ से देगा। तो इन डैप में कहने का मतलब पैसा लॉस किसका हुआ, लोगों का। बैंक का पैसा 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 थोड़ी करेगा। ठीक है। अब क्या हुआ, आरबीआई ने देखा, अब ऐसे क्या हुआ, बैंक दिवालिया होने लग जाएंगे। जब बैंक दिवालिया होने लग जाएंगे तो लोग को फिर भरोसा नहीं होगा बैंकों पर, तो फिर सारे बैंकिंग सिस्टम फेल हो जाएगी। जब बैंकिंग सिस्टम फेल हो जाएगी तो हमारी इकोनॉमी फेल हो जाएगी। जब इकोनॉमी फेल हो जाएगी तो हमारा देश घाटे में चला जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए कुछ टर्म लाए गए। अब क्या कहा गया कि ठीक है, कोई बैंक है, मान लीजिए ये बैंक है, इसके पास 100 करोड़ है। ठीक है। तो 100 करोड़ में क्या हुआ, इस 100 करोड़ में क्या होता है, इस 100 करोड़ लोन नहीं देगा किसी को भी। इसमें मान लीजिए 30%, मतलब 30 करोड़ रुपए अपने पास हमेशा सुरक्षित रखेगा, 70 करोड़ ही लोन दे सकता है। ठीक है। तो एक निश्चित और जो राशि है इसको रिजर्व में रखना पड़ेगा हमेशा अपने पास। अब ये रिजर्व में किस 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 फॉर्म में रख सकता है, चाहे वो गोल्ड के फॉर्म में रखे,
चाहे वो कैश के फॉर्म में रखे, चाहे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में रखे, ठीक है, 3 फॉर्म में रख सकता है, ठीक है, रखेगा, बाकी 70 करोड़ दे सकता है। तो इससे क्या होगा, 30% लोगों का जो पैसा है वो सुरक्षित है, ठीक है। अगर मान लो बैंक दिवालिया पे भी आती है तो इसके पास 30 करोड़ रहेगा लोगों को मेंटेन करने के लिए कि नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 70 करोड़ ही लॉस हुआ है, बाकी 30% है हम तुमको चुका देंगे, ठीक है। तो इसके लिए तो अभी जो एक राशि थी बैंकों को जो तय की गई थी आरक्षित करने के लिए, उसे ही आरक्षित अनुपात बोलते हैं। कौन किस अनुपात में होगा इसके लिए टर्म है, ठीक है। एक होता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो में क्या होता है, सरकार RBI बोलती है बैंकों को, ये प्रत्येक वाणिज्यिक बैंकों को अपनी जमा राशि जो अनडिटेल होता है, नेट डिपॉजिट लिक्विड टाइम डिपॉजिट होता है, लिक्विड रेशियो होता है, उसको जो 100 करोड़ लोगों के पास जो आया था डिपॉजिट, उसमें से उसका एक निश्चित नाती नगद रूप में RBI के पास जमा रखना होगा। पहले बैंक अपने पास रखते थे, देखो तो SLR में क्या होता है, बैंक अपने पास रखते हैं, CRR में क्या होता है, RBI के पास रखना होता है। भाई क्या पता आप बैंक कहे कि हम रखें या रखें ना, तो कहा नहीं नहीं तुम 30% तुम RBI के पास रखो। RBI तो कोई ब्याज वाज नहीं देगा, बस रखा रहेगा सुरक्षित, ठीक है। तो होता है तो उसे बोलते हैं CRR, ठीक है, जो RBI के पैसे पैसे रखे रहते हैं। और जो SLR क्या होता है, SLR क्या होता है, स्टैंडर्ड लिक्विडिटी रेशियो जो होता है, संविधान का तो वैधानिक तरलता अनुपात, बैंकों को कुल जमा का एक निश्चित रकम अंश अपने पास बनाए रखना पड़ता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं SLR, ठीक है। बैंक इसे से नगद, सोना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या RBI अप्रूवल सिक्योरिटी के रूप में रख सकती है, समान रूप से रख सकते हैं इसको भी, ठीक है, चाहे इसके फॉर्म में गवर्नमेंट RBI के पास रखे और चाहे इसके पास में ही अपने पास रखे। CRR को बैंक किसी भी काम में प्रयोग नहीं कर सकता, अर्थात बैंक को कोई भी लाभ नहीं होता है। जो CRR है, कैश रिजर्व रेशियो है, या SLR है, इसका प्रयोग सरकार लोन वोन देने के लिए नहीं कर सकती, ठीक है। CRR RBI द्वारा निर्धारित होता है, SLR RBI और वित्त मंत्रालय मिलकर निर्धारित करते हैं, ठीक है। CRR SLR किसी प्रकार का संसदीय नियंत्रण नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में केंद्र सरकार RBI को दिशा निर्देश दे सकती है, संसद के प्रति जवाबदेही भी है। 2007 से कहा बैंकिंग विभाग लेकिन घोषणा RBI द्वारा ही है, ठीक है। CRR SLR नगद आकस्मिक अभाव से बचने के लिए, ताकि बैंक रन से बचाया जा सकते, बैंक का दिवालिया हो उससे बचाया जा सके, इसके लिए रखा गया है, ठीक है। CRR 3 से 15%, SLR 20 से 40% के ऊपर या निचली सीमा कभी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कीमत लागत अंतर होता है, देखो SLR इस बात को लेकर आलोचना की जाती रही है कि सरकार इसका प्रयोग घाटा वित्तीयन के लिए भी कर सकती है, ये आलोचना होती है, ऐसे कोई कारण है नहीं। अब देखो कीमत लागत अंतर, बैंक द्वारा कर जमाकर्ताओं को जिस दर से ब्याज दर दिया जाता है तथा जिस दर पर बैंक अन्य लोगों को ऋण प्रदान करता है, दोनों का अंतर ही कीमत लागत होता है। मतलब देखो बैंक द्वारा जमाकर्ताओं को जिस दर से ब्याज दिया जाता है तथा जिस दर पर बैंक अन्य लोगों को ऋण प्रदान करता है, इन दोनों के अंतर को एक कीमत लागत अंतर बोलते हैं। अब ब्याज दर का तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है, बैंकों द्वारा बैंकों द्वारा जनता के पास जनता को जमा ऋण को पर प्रयोग की जाने वाली दर कोई, बैंक ब्याज दर क्या होता है, ब्याज दर मतलब जिस दर पर बैंक जनता को लोन देती है उसे ब्याज दर बोलते हैं, बात खत्म। जनता का पैसा क्या होता है, NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी में क्या होता है, एक होता है डिमांड लाइबिलिटी होती है, एक टाइम लाइबिलिटी होती है, ठीक है। करंट अकाउंट होता है इसके लिए, सेविंग अकाउंट होता है, फिर क्या होता है डिमांड ड्राफ्ट होता है, ठीक है, फिक्स अकाउंट होता है, एक होता है सिक्योरिटी अकाउंट, सिक्योरिटी अकाउंट, हाँ वही, ठीक है। जिससे हम देखो अब जो डिमांड इसे हम बैंक में कभी भी निकाल सकते हैं, इसमें ब्याज कम ही मिलता है, इसलिए बैंकों के पास कम होता है। देखो जो ये करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, इसमें कम ब्याज दर मिलता है, ठीक है। लेकिन जो टाइम लाइबिलिटी होती है उसमें निश्चित समय के लिए होता है, ब्याज दर मिलने के कारण से लोग लंबे समय तक बैंक में रखते हैं, इसलिए बैंकों के पास ज़्यादा होता है। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास, मान लो मैं पीछे हूँ, ठीक है, मेरे पास 100 करोड़ रुपए है नहीं यार, पर मान लो 100 करोड़ है, अभी 100 करोड़ मैंने क्या करूँगा, मुझे पता है कि इसका 4-5 साल तक यूज नहीं है,
कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मेरे पास रिजर्व के लिए 50 करोड़ है, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यूज़ कर लूँगा। लेकिन 100 करोड़ मेरे पास पड़ा है, मैं इसको टाइम डिपॉजिट में जमा कर दूँगा, ठीक है। टाइम लायबिलिटी में क्यों जमा करूँगा? क्योंकि यहाँ पे ब्याज दर ज़्यादा मिलेगा। अगर हम ये डिमांड लायबिलिटी में करूँगा तो क्या हो जाएगा कि यहाँ ब्याज दर कम मिलेगा, लेकिन जब ज़रूरत होगी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे 5 साल के लिए फिक्स है, तो 5 साल के बाद ही निकालेंगे। अगर 5 साल से पहले निकालते हैं तो जो ब्याज दर मिलता है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है। इन डिटेल के अनुसार CRR SLR प्रतिशत रखना होता है। इन डिटेल का जो नेट डिपॉजिट बैंकों के पास पड़ा हुआ है, टाइम और लायबिलिटी है। देखो नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है ना, जो जमा है, चाहे ये जमा हो चाहे ये जमा हो, इसका जो प्रतिशत होता है उसी पर तय होता है, इसे इन डिटेल बोलते हैं, ठीक है। CRR SLR के बाद बैंक के पास जो भी पैसा बचा हो वही ऋण देने के योग्य होता है। जैसे मान लो कि बैंक के पास 100 करोड़ है, ठीक है, तो CRR है 10% मान लो, और SLR है 20%, ठीक है। तो 10% 10 करोड़ निकल गया, 20% 20 करोड़ निकल गया, 30 करोड़ छोड़ के 70 करोड़ ही इसके पास बचा है। तो 70 करोड़ चाहे लोन दे चाहे किसी को कुछ भी करे, 70 करोड़ ही कर सकता है, 30 करोड़ को ये छू भी नहीं सकता, ठीक है। बैंक करने का मतलब ये है। टाइम लेबिलिटी में पैसा समय पर न निकाल जाए तो आगे ब्याज नहीं मिलता है। अब इसमें का टाइम डिपॉजिट को जो 5 साल के लिए किया गया, तो 5 साल में अपना पैसा निकाल लो चाहे उसको दोबारा फिक्स डिपॉजिट करा दो। आपने वैसे ही छोड़ दिया तो 6 साल हो गए, तब 5 साल का ही ब्याज मिलेगा, 600 साल का नहीं मिलता, ये कहने का मतलब है इसका। अब CRAR का होता है कैपिटल टू रिस्क वेजेड एसेट रेशियो होता है। इसे पूंजी पर्याप्त मानक भी कहते हैं। भारतीय बैंकों को उनकी जोखिम भरित कुल परिसंपत्ति के एक भाग के रूप में आधार पूंजी मेंशन करनी पड़ती है। भारत में यह मानक बेस 1 के रूप में लागू किया गया, संशोधित रूप में बेस 3 2013-2019 में धीरे धीरे लागू किया गया था। आधार पूंजी समय समय इस्तेमाल करने वाले बैंकों द्वारा पूंजी होती है, उसे हम आधार पूंजी कहते हैं। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति और तरलता के माप में सहायक। M0, M0 में क्या होता है? करेंसी इन सर्कुलेशन है, ठीक है। बैंक डिपॉजिट विथ RBI, ठीक है। अदर डिपॉजिट विथ RBI, ठीक है, तो इसे बोलते हैं M0, ठीक है। टोटल मनी M0 रिजर्व मनी होता है। M1 का होता है जनता के पास जो कितना पैसा है, ठीक है, नोट सिक्के, ठीक है। DD है का होता है करंट और सेविंग अकाउंट है, ठीक है, जो भी डिपॉजिट है, ठीक है। M3 में क्या है? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट व्यवसायिक बैंकों से निवल आधारित जमा है, जनता के पास पैसा डिमांड डिपॉजिट फिक्स और टाइम डिपॉजिट जोड़ देते हैं। M2 में क्या है? M1 प्लस पोस्ट ऑफिस की सेविंग है, वो हो गया। M4 में क्या है? M3 प्लस पोस्ट ऑफिस की कुल जमाएं ले लेते हैं। M1 M2 को संकुचित नेहरू मुद्रा कहते हैं, M3 M4 को व्यापक मुद्रा कहते हैं। तरलता सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? M1 में होती है, सबसे कम कहाँ होती है? M4 में होती है। मनी कॉइन्स, करेंसी, नोट, DD वगैरह होते हैं। नियर मनी क्या होता है? फाइनेंस एसेट, बॉन्ड, टाइम डिपॉजिट होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज विनिमय पत्र क्या होता है? ऋण प्रतिभूति परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से कम होती है, जिसका विक्रय अंकित मूल्य से कम होने पर इसे बट्टा राशि या अंतरिम रूप में जाना जाता है, ठीक है। मुद्रा के कार्य है, ठीक है। विनिमय के माध्यम का मुद्रा नाश्वर नहीं है, सभी प्रकार की संपत्ति की सबसे तरल है, सार्वभौमिक स्वीकार है, भूमि, मकान, बांड, सोना इत्यादि है, आदि की सार्वभौमिक स्वीकृता है। करेंसी, नोट, बचत खाते, चालू खाते, ये सब मुद्रा है। कागजी मुद्रा है, जमा मुद्रा है, इसे इसके द्वारा किसी को स्वीकार किया जा सकता है, इसलिए इसे वैध मुद्रा नहीं माना जाता है। करेंसी और नोट क्या होता है? कागजी मुद्रा है। बचत खाते, चालू खाते, जमा मांग मुद्रा, इसे किसी के द्वारा भी अस्वीकार किया जा सकता है क्योंकि ये वैध मुद्रा नहीं है। चेक, चेक वैध मुद्रा नहीं है, इसको अस्वीकार कर सकते हैं। मुद्रा का संचालन वेग मुद्रा की एक नई इकाई का अधिक बार स्थान होता है। वस्तु विनिमय तो मुद्रा के बिना आर्थिक आर्थिक विनिमय। फिर एक आता है मॉनेटरी पॉलिसी आती है। मॉनेटरी पॉलिसी RBI द्वारा मौद्रिक नीति के साख को नियंत्रित करने के तरीकों को बोलते हैं। फिर क्या होता है? क्वांटिटेटिव होता है, जनरल इनडायरेक्ट होता है, परिमाप सामान्यतः प्रत्यक्ष मात्रात्मक होती है। CRR SLR का प्रयोग होता है, AUM का प्रयोग होता है, पॉलिसी रेट होता है, बैंक रेट, CRR SLR का प्रयोग होता है, ये अधिक प्रभावी होती है, ठीक है। क्वांटिटी चार्ज गुणात्मक होता है, चयनात्मक और प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। इसमें केंद्रीय बैंक लगभग सीधा हस्तक्षेप करती हैं। PSL का होता है डाउन पेमेंट को निर्धारित करना होता है, उपभोक्ता विनिमय हो जाता है। रेगुलेटिंग ऑफ द कंज्यूमर क्रेडिट को
राशनिंग हो जाएगा, रेशनिंग ऑफ द कंज्यूमर क्रेडिट। प्रत्यक्ष कार्रवाई होती है, सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन हो जाता है, नैतिक दबाव हो जाता है, डिफरेंट ब्याज दर हो जाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, बैंक लिंकिंग कार्यक्रम करते हैं। फिर क्या होता है, मार्जिन रेट होता है, जिस मात्रा तक किसी भी वित्तीय संस्था या बैंक को ऋण देने की से मना कर दिया जाता है। ओएम का तो ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, खुले बाजार की प्रक्रिया है। आरबीआई द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाजार में क्रय विक्रय करना ओएम ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाता है। सरकार को जब पैसे की ज़रूरत होती है तो वह आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी जमा करवाती है, उसके बदले में आरबीआई नोट छापकर दे देती है। इससे आरबीआई के पास बहुत सारी सिक्योरिटी जमा हो जाती है। आरबीआई ये सिक्योरिटी दूसरे बैंक को बेच देती है, तो बैंकों को पास कम पैसा बचने से महंगाई नियंत्रण में हो जाती है। मंथली में आरबीआई अन्य बैंकों से सिक्योरिटी खरीदेगा तो बैंकों के पास बाजार में लोन देने के लिए अधिक पैसा नहीं रहेगा, पैसा हो सकता है। ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन बैंक रेट से कहीं अधिक श्रेष्ठ है साख नियंत्रण में, क्योंकि इससे आरबीआई को अन्य बैंकों से सहयोग पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में तरलता को रेपो रेट की तुलना में अतिरिक्त समायोजक माना जाता है। कैसे भी किसी भी प्रकार से आरबीआई के पास पैसे जाएगा तो मनी आपूर्ति बढ़ेगी। फिर आता है यहाँ से इन्फ्लेशन।